नमस्कार। वेलकम टू इंडियन एविडेंस एक्ट क्लासेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में आपका स्वागत है। क्लासेस बाइलिंगुअल हो रहा है आपको समझने के लिए। इससे पहले हमने लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, पहले लेक्चर में हमने देखा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एविडेंस एक्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले के 2 वीडियो आप देख लें। यहां पर हम देखेंगे एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 88 एविडेंस एक्ट। कहां पे लागू होता है, कहां पे लागू नहीं होता है। नाउ द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ सुटेबल कोड ऑफ, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कोड जो है, टास्क जो है कोडिफाई करने का वो जेम्स स्टीफन को दिया गया। जेम्स स्टीफन साहब ने इसको कोडिफाई किया। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? जो ऑब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट का, ये इसके प्रीएम्बल में दिया हुआ है। इसके प्रीएम्बल में एक्ट का पर्पस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है टू इनेक्ट, एडिट एंड कंसोलिडेट लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। ये जो प्रीएम्बल है एविडेंस एक्ट का है। उसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसको थोड़ा देख लेते हैं। To spell out the function of the law of evidence, it may be stated that rules as to evidence and proof are intended to attain one or more of the following। मतलब ये जो हमारे जो नीचे के ये चीजें हैं, इसके लिए हमारा एक्ट बनाया गया है। क्या है? To limit the discretion of judges in declaring facts as proved or disproved। जज साहब की मनमानी न चले। जज साहब के मन में आया तो हम ये प्रूव्ड है, नहीं मन में आया तो नहीं प्रूव्ड है। तो जज साहब की मनमानी न चले, रूल के अनुसार चले जज साहब, कोर्ट साहब। इसलिए आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द एविडेंस एक्ट इज टू कंट्रोल द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जजेस, टू प्रोवाइड फॉर स्पीडी डिसीजन एंड एट द सेम टाइम टू गार्ड द जजेस फ्रॉम द एरर। एक तो कुछ लेट डाउन प्रोसीजर रहेगा, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो कम समय में जजमेंट आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर कोई लेट डाउन ही नहीं रहेगा तो डेविएशन होते होते ही 1-2 जन्म निकल जाएंगे। टू प्रिक्लूड नीडलेस वेक्सेशन एंड एक्सपेंसेस इन कमिंग टू डिसीजन। कहने का मतलब ये हुआ कि डिसीजन को किसी भी चीज से, अदर चीजों से अफेक्ट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट द ट्रूथ। टू प्रिक्लूड इंजुरी टू द स्टेट और द पब्लिक। अगर स्टेट को चाहे पब्लिक को इंजरी हो रही है, उनका भी ध्यान रखना आपका इस एक्ट का काम है। तो इसका शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 है। सेक्शन 1। अब हम एक्ट में धीरे धीरे घुस रहे हैं। अभी तक हम एक्ट के बाहर थे, अब हम एक्ट में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेक्शन चाहे किसी भी कोड का हो, चाहे किसी भी एक्ट का हो, जो फर्स्ट सेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज फॉर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। कोर्ट एक्ट का नाम क्या होगा, वो कहां तक प्रभावी होगा और कब से प्रभावी होगा, इन 3 चीजों को लगभग सारे एक्ट में फर्स्ट सेक्शन में दिया जाता है। तो इस एक्ट का नाम क्या होगा? इंडियन एविडेंस एक्ट होगा। ये इसका शॉर्ट टाइटल हुआ। शॉर्ट टाइटल क्या हुआ? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इससे कम कुछ नहीं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये शॉर्ट टाइटल हुआ। उसके बाद से एक्सटेंड का क्या है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। वो उस समय का था, अभी जम्मू कश्मीर में ये अप्लाई हो गया है। एंड इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। मतलब 1 सितंबर 1872 से ये फोर्स में आ चुके हैं। थोड़ा सा और आसानी से समझ लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एविडेंस एक्ट की जब बात है तो एविडेंस एक्ट में कुछ चीजें बताया गया है कि यहाँ एप्लीकेबल होगा, और कुछ चीजें मना किया गया है कि यहाँ एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों का जो पर्पस है वो ये है, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, टू फाइंड द जस्टिस, टू रेंडर द जस्टिस। तो जस्टिस को रेंडर करने में कुछ चीजें के लिए ये एप्लीकेबल है और कुछ चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एविडेंस एक्ट में क्या क्या है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर। ये पहले लिखा गया था, अभी चेंज हो चुका है। अभी जम्मू कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 extends the applicability to JNK and Ladakh also।
सो 31 अक्टूबर 2019 से, आगे मैंने उसको मेंशन किया, 31 अक्टूबर 2019 से ये एक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी लागू होता है। 30 अक्टूबर 2019 तक ये एक्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू नहीं होता था। अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। कोर्ट के जितने प्रोसीजर होते हैं, चाहे छोटे कोर्ट हो चाहे बड़े कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, जज के कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी कोर्ट हैं, सारे कोर्ट में जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें एविडेंस एक्ट लागू होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। जो कोर्ट मार्शल कोर्ट के द्वारा होता है उसमें भी ये लागू होता है। कोर्ट मार्शल दो तरह का होता है, एक तो कोर्ट करती है और नहीं तो आर्मी नेवी एयरफोर्स करती है। अगर कोर्ट करती है वहां पर भी आपको एविडेंस एक्ट लागू होता है। अगर आर्मी नेवी एयरफोर्स अपने एक्ट के द्वारा कर रही है तो उसमें एविडेंस एक्ट नहीं लागू होता। अप्लीकेबल टू लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, ये सब ट्रिब्यूनल जो है, शुरू के जो 2-3 ट्रिब्यूनल है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मेंशन है। तो ये जितने ट्रिब्यूनल है, ये जो मेंशन किए हुए ट्रिब्यूनल है, यहां पर भी एविडेंस एक्ट लागू होता है। अब जब मेंशन किया जा रहा है कि यहां लागू होता है, इसका मतलब कि कुछ ऐसे जगह है जहां पर वो लागू नहीं भी होते हैं। तो नॉट अप्लीकेबल जो है इंडियन एविडेंस एक्ट वो कहाँ है? एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर। जो भी एफिडेविट है, रेगुलर बेसिस पे एफिडेविट बनता रहता है ना, तो एफिडेविट जो है इसको एविडेंस एक्ट में वैल्यू नहीं दिया गया है। एविडेंस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू एफिडेविट। नहीं तो लोग कुछ भी एफिडेविट दे देंगे और बोलेंगे मैंने क्राइम नहीं किया। तो इसलिए एफिडेविट को एविडेंस एक्ट से बाहर रखा गया है। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग क्या होता है? जैसे कॉन्सिलिएशन होता है, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन होगा, तो इसमें पंचों के द्वारा, चाहे वो कहीं के भी पंचों के द्वारा लोकल लेवल पे अगर किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आर्बिट्रेशन जो प्रोसीडिंग है उसमें इंडियन एविडेंस लागू नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ये कोर्ट कम होते हैं क्योंकि उनमें एक मेंबर जुडिशियल होता है, एक मेंबर नॉन जुडिशियल होते हैं। तो ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। तो जितने भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी हैं उनमें भी एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव में लागू नहीं होता, क्वाजी जुडिशियल में लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल में एविडेंस एक्ट लागू होता है। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज में लागू नहीं होता क्योंकि डिपार्टमेंटल होता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में लागू नहीं होता। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ये भी जो है क्वाजी जुडिशियल और इसलिए यहाँ पर भी वो लागू नहीं होता। और कोर्ट मार्शल कन्वीन्ड अंडर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, यहाँ पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट का रूल फॉलो नहीं करना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर जो भी रेड कलर में मेंशन किया हुआ है, ये चाहे लॉ का एग्जाम हो, क्लैट का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम हो, हायर जुडिशरी का एग्जाम है, इन क्वेश्चंस को एमसीक्यू में भी बढ़िया से देखा गया है। तो इसकी जानकारी रखना आपके लिए नितांत आवश्यक है। हम जितने भी क्लास करेंगे उसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर हम ढूंढ के लाएंगे और आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। The act may be called the Indian Evidence Act 1872। एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 है, याद रखना है। ऑप्शन आएगा एक्ट नंबर 1, एक्ट नंबर 2, एक्ट नंबर 3। तो एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872। The act was passed on 15th March 1872। 15th March 1872 को जो पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वहां पे ये पास हुआ। और पास होने के बाद से इन्फोर्स होने में कुछ टाइम लगता है क्योंकि मशीनरी का सेटअप करना पड़ता है। तो इन्फोर्स जो हो रहा है वो 1 सितंबर 72 से हो रहा है। ये दो डेट अलग अलग हैं। पासिंग का डेट हमेशा अलग होता है और पासिंग के डेट के कुछ दिन बाद इंप्लीमेंटेशन का डेट दिया रहता है। तो पास जो हुआ 15 मार्च 1872 को और इंप्लीमेंट हुआ 1 सितंबर 1872 को। It came into force in J&K and Ladakh from 31/10/2019। 31/10/2019 से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा ये एक्ट इंप्लीमेंट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में भी। इससे पहले ये लागू नहीं होता था वहां पे।
इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय सर जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन साहब ने इसको ड्राफ्ट किया है एंड द एक्ट इज बेस्ड ऑन टेलर्स एविडेंस। टेलर्स का एक बुक है, टेलर्स एविडेंस बुक का नाम है, उस बुक के पर आधारित है ये जेम्स साहब का ड्राफ्टिंग। As per preamble of the Evidence Act, the purpose of the act is to consolidate, to define and amend the law of the evidence. So preamble के अनुसार law of evidence को फ्रेम करने के 3 पर्पस है, to consolidate, to define and to amend the law of evidence। जब consolidate की बात होती है तो इसका मतलब कि जहां जहां भी बिखरा हुआ है एविडेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रूल, प्रोसीजर, उन सबको इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके एक जगह पे लाइए, उसको कंसोलिडेट करना कहते हैं। डिफाइन करना मतलब उसमें जो टर्मिनोलॉजी नए नए डाल रहे हैं उसको डिफाइन करना आपका काम है। एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, पहले का जो भी लॉ ऑफ एविडेंस रहा होगा उसको अमेंड करना भी इनका पर्पस था। तो इनका पर्पस 3 ही है, कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। ये क्वेश्चन आते हैं जुडिशरी में। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? द लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। सो इसके अलावा जो कुछ भी रूल ऑफ एविडेंस है वो यहाँ पर नहीं है। एविडेंस में सिर्फ और सिर्फ लीगल रूल ऑफ एविडेंस ही चलेगा, लॉजिकल रूल ऑफ एविडेंस नहीं चलता। लीगल रूल जो भी मेंशन किया हुआ है उसी के अनुसार चलेगा। लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फोरी। लेक्स मतलब लॉ और फोरी मींस फोरम, मतलब जहां पे ये आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके अनुसार है। एक ही जगह पे ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि कोई सिटी है, कोयम्बतूर सिटी है, कोयम्बतूर सिटी में जुडिशियल कोर्ट है और उसके बगल में ट्रिब्यूनल है, तो ये एक्ट जुडिशियल कोर्ट में लागू होगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग में लागू होगा, ट्रिब्यूनल में लागू नहीं होगा। कोची का एग्जांपल ले लेते हैं। कोची में हाई कोर्ट भी है, एर्नाकुलम कोची, वहां पे हाई कोर्ट भी है, वहां पर ट्रिब्यूनल भी है। चेन्नई में हाई कोर्ट भी है, ट्रिब्यूनल भी है। हाई कोर्ट में ये लागू होता है क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस है, ट्रिब्यूनल में नहीं लागू होता क्योंकि जुडिशियल प्रोसेस नहीं है। तो इसलिए इसको एविडेंस लॉ को लेक्स फोरी कहते हैं। एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। चाहे आप सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, चाहे सीआरपीसी के द्वारा चला रहे हैं चाहे सीपीसी के द्वारा चला रहे हैं, सब में ट्रायल जब शुरू होगा तो ट्रायल में एविडेंस की जरूरत पड़ती है। इंस्टीट्यूशंस सीआरपीसी चाहे सीपीसी से हो सकता है, डिस्पोजल सीआरपीसी सीपीसी से हो सकता है। जो ट्रायल है बीच का वो ट्रायल जो होगा एविडेंस एक्ट के द्वारा होगा। लॉ ऑफ एविडेंस इज ए प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ को कभी कभी एडजेक्टिव लॉ भी क्वेश्चन पेपर वाले लिखते हैं। सो लॉ ऑफ एविडेंस जो है प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। सब्जेक्टिव सब्सटेंट ये क्या है? सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ये प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की। अगले क्लास पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।